नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2025 की रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें से दोस्तों हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको पर हमने दोस्तों ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारी इससे पहले जितनी भी क्लासें हुई हैं आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उन सारी क्लासों की आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारी वीडियोस को ज़रूर देख लेना भाई, यदि आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है। तो आज हमारा दोस्तों टर्न है दोस्तों बायोलॉजी का, क्योंकि हमने इससे पहले दोस्तों केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था। लगभग 2 वीडियो केमिस्ट्री के हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम 2021-22 और आपके 23-24-19 जो भी परीक्षाएं एसएससी जीडी की हुई हैं उनमें जो भी आपके परीक्षाओं में क्वेश्चंस को पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर वो सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे विद व्याख्या सहित के। तो वो सारे क्वेश्चंस हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी में हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं या दोस्तों आने की संभावनाएं हैं या फिर आपके 2025 एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बायोलॉजी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भाई यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा कि जो आपके हर एक शिफ्ट में आना बिल्कुल भाई 100% निश्चित है। भाई विटामिन वाले आपको मैं बता दूं, अभी देखो मैं बायोलॉजी में स्टार्ट तो क्या नहीं है पढ़ाना, जब पॉइंट में बताऊंगा जो 100% भाई आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और बायोलॉजी से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। केवल आपको देख के करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बातें समझ में ना आए तो भाई कमेंट करके पूछेगा, तो भाई आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर है हमारा 7वां चैप्टर है जीव विज्ञान। और इससे पहले दोस्तों जो हमारे चैप्टर जो कंप्लीट हुए वो आपके 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके। तो आज से दोस्तों ये हमारा 7वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आता हुआ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 भाई ध्यान से पढ़ेंगे भाई सभी लोग, और जो भी आंसर होगा भाई सभी लोग आंसर करेंगे भाई, ठीक है भाई। केवल चीज़ों को सुनना है और कॉपी पेन जरूर साथ रख के बैठेंगे भाई, ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट करना है। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? रिक्तिका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसको हम डीएनए भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है? डीएनए होता है। केंद्रिका या जीन? तो भाई आप कहोगे सर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रिक्तिका। जो रिक्तिका है ये दोस्तों हमारे केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, ये बात याद रखना। तो केंद्रक में क्या मौजूद नहीं होती है? रिक्तिका मौजूद नहीं होती है। इस पर दोस्तों आगे एक व्याख्या दी गई है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक में जिसको डीएनए कहा जाता है, ये प्रोटीन के साथ मिलकर एक गुणसूत्र की संरचना बनाता है। भाई देखो एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, जिसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल आपका डीएनए होता है। तो भाई ये देखो मिलकर क्या करते हैं, गुणसूत्र की जो संरचना बनाते हैं, गुणसूत्र भी डीएनए को ही कहा जाता है, जो कि इस प्रकार से होता है भाई, इस प्रकार से आपका होता है, इस प्रकार से आपका होगा। आप लोगों ने साइंस में यदि पढ़ी होगी बायोलॉजी आपको पता होगा। तो ये होती है भाई गुणसूत्र। आगे देखो क्या कहा है कि वाटसन तथा क्रिक ने, भाई देखो डीएनए की खोज किसने की ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। केंद्रिका जो होती है यह आपके राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के कारण इसे आरएनए का भंडार घर कहते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं ये आपके आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। भाई देखो आनुवंशिकता के जनक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मंडल थे, सभी को पता होगा। तो जीन आनुवंशिकता की जो मूलभूत इकाई होती है वो आपकी जीन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्त? जीन कहलाती है। आगे देखो चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे पॉइंट दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 कि कोशिका किसी जीव का रिक्त स्थान जीवित भाग होता है। तो देखिए कोशिका जिसको भाई क्या कहते हैं? सेल, CELL भाई, सेल को इंग्लिश में बोलते हैं कोशिका, ठीक है भाई।
कोशिका होती है किसी जीव का सबसे छोटा भाग होता है। क्या होता है? सबसे छोटा, और ये सबसे जीवित भाग होता है। सबसे छोटा और जीवित भाग होता है। यदि मैं कोशिका की बात करता हूं तो कोशिका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू। तो भाई एग्जाम में पूछा जाए तो बता देना भाई रॉबर्ट हॉक। यदि आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो लिख लेना कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हॉक ने की थी। कब की थी? तो 1665 ईस्वी में की थी। यदि मैं बात करता हूं कि सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो वो थे एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी भाई? यदि आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो सेम आएगा भाई कि सर्वप्रथम जीवित और स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज किसने की, या आपसे ऐसा ही पूछेगा कि स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज किसने की, तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। विश्व की सबसे छोटी कोशिका होती है उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइको को हम वैसे ही स्मॉल कहते हैं, छोटा कहते हैं। तो भाई जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है भाई। ये याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बताइएगा कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। जीवाणु तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती हुई। आप सभी जानते हो कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है लगभग 12 आदमी के लिए आमलेट बना सकता है। आप लोगों ने जीके वगैरह में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भाई मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और शुतुरमुर्ग जो होता है ये भाई देखो पक्षी जो होता है ये आपके पक्षी वर्ग में आता है, लेकिन ये दोस्तों उड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं उड़ पाता है? क्योंकि ये इतना ही भारी ही होता है। जब इसका अंडा, आप अंदाज लगाओ, एक कल्पना करेंगे कि जब इसका अंडा 12 kg का होता है, लगभग काफ़ी मतलब भारी होता है इसका अंडा, जो कि 12 आदमी के लिए आमलेट जब बना सकता है, तो सोच लो अंडे का वजन कितना होगा। जब अंडे का वजन इतना होगा, जब ये 12 आदमियों के लिए आमलेट बना सकता है, तो भाई इस पक्षी का वजन कितना होगा। और पक्षी की जो इसकी जो टांगें होती हैं भाई, शुतुरमुर्ग दौड़ता बहुत तेज़ है भाई, और यदि ये टांगों से यदि किसी पर हमला कर देता है तो ये समझ लो भाई उसके प्राण भी जा सकते हैं। इसकी जो टांगें होती है एक घोड़े की तरह मजबूत होती हैं, और ये सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। ये दौड़ता है भाई बिल्कुल जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना भाई, वैसे ये भी दौड़ता है। और ये एक पक्षी ऐसा होता है जब भी इसको भूख लगती है तो ये कंकड़ पत्थर भी खा लेता है। भाई बेसिक पॉइंट है, सभी को पता होगा। कोशिका जो दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक तो होती है यूकैरियोटिक, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। ये आप लोगों ने, यदि आप लोगों में से काफ़ी हमारे भाई बहन ऐसे भी होंगे जिन्होंने 12th क्लास में बायोलॉजी से की होगी, काफ़ी ने मैथ से की होगी, काफ़ी ने बायोलॉजी से। तो आप लोगों ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा जरूर होगा। आगे देखो दिया गया, नारियल के रेशे युक्त छिलके रिक्त स्थान ऊतक से बने होते हैं। आप लोगों ने नारियल देखा होगा, नारियल में देखा होगा भी रेशे, जो रेशा होता है नारियल, वो उसका जो छिलका होता है वो किसका बना होता है? तो वो याद रखिएगा, वो होता है आपका स्क्लेरेनाइकाइमा। भाई नाम तो बड़ा अजीब है लेकिन आपको याद करना होगा। स्क्लेरेनिकेआइमा, स्क्लेरेनिकाइमा, स्क्लेरेनिकामे। हम भी देखो बोल नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो स्क्लेरेनिकाइमा बोलेंगे इसको, स्क्लेरेनिकाइमा। तो ये होता है नारियल में जो रेशे होते हैं लंबे लंबे से धारीदार, तो उनको हम स्क्लेरेनिकाइमा कहते हैं। और इसको यदि आप स्क्लेरेनिकाइमा, और यानी कि हम इसको दृढ़ ऊतक के नाम से भी जानते हैं। ये रेशेदार पौधों की रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है, तभी तो नारियल देखो कितना मजबूत होता है, मजबूत होता है भी इसीलिए। इसके बाद आता है दोस्तों पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा होता है ये आपका मृदु ऊतक होता है, ये पौधों में संरक्षण, भोजन निर्माण, उत्सर्जित पदार्थों को संचित करता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, देखो जाइलम। जाइलम भी क्या है? जाइलम जो होता है यह जल खनिज लवण को पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है। फ्लोएम एक ऊतक है जो कि भोजन की पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक ये इसको पहुंचाता है। क्या करता है? जो फ्लोएम होता है ये भोजन को पत्तियों के पौधों से अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता पोषक तत्वों के रिक्त स्थान के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो भाई देखो, उपभोक्ता पोषक तत्वों के मिलावट के साथ, भाई मिलावट नहीं होगा, संदूषण नहीं होगा, बहिष्करण नहीं होगा भाई, क्योंकि ये सारे निगेटिव सेंस दे रहे हैं। लेकिन प्रतिधारण मुझे लगता है कि आपका यही सही होगा। देखो मिलावट तो 100% है कि नहीं होना है, ना ही बहिष्करण और ना ही संदूषण। तो लेकिन हाँ, प्रतिधारण के साथ हो सकता है कि बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। इसमें कहा है कि प्रतिधारण पोषक तत्वों का रख रखाव, संगठन और संरक्षित करने की एक विधि होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाई देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी
कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसके अंदर आपका कोशिका द्रव्य होता है जो कि एक तरल पदार्थ होता है। देखो तरल पदार्थ की बात की गई है तो तरल पदार्थ यानी कि उसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई। क्या होगा तो आप कहोगे सर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक कोशिका द्रव्य तरल पदार्थ में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसमें भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, ये इसको याद रखेंगे भाई। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, और जिसको भी नहीं पता, भी पहली बार आप लोग इस एग्जाम को देने वाले हो या पहली बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। ठीक है मेरे भाई, नोट्स आप लोगों को बनाने हैं। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो आपको आंसर मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को। भाई याद रखेंगे भाई, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे देखो दिया गया है क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन जालिका जो होती है ये आपके डीएनए और प्रोटीन से बनी एक रचना होती है जिसको हम क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। ये आपके डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कोशिका ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। तो भाई वो देखो होता है आपका, आप लोगों ने एटीपी अणु के बारे में पढ़ा होगा। भाई क्या पढ़ा होगा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर आप बता रहे हो कि एटीपी अणु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें से भी जो पी का मतलब होता है इसका मतलब होता है फास्फोरस। तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर ए होगा कि कोशिका ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक फास्फोरस होता है। फास्फोरस में आपके एटीपी के प्रमुख घटक या एटीपी अणु कह सकते हैं। एटीपी का दोस्तों आपको यहाँ से भी फुल फॉर्म याद करके जाना है। कोई भी एग्जाम हो हर एक शिफ्ट में फुल फॉर्म तो जरूर पूछेगा भाई, हो सकता है एटीपी का पूछ ले। तो इसको क्या कहोगे सर, आप कहेंगे सर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहोगे भाई, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक बार फिर से बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। फॉस्फेट याद रखोगे तो भाई आसानी से पहचान जाओगे, ट्राइफॉस्फेट। मानव शरीर में 18.5% कार्बन होता है। मानव द्वारा सांस लेते इस वक्त ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 20.9% होती है। यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जब सांस लेते समय जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 20.9% हमारे अंदर जाती है। आगे दिया गया कि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी इकाई जैसे क्या होते हैं। ये होते तो कोशिका है लेकिन ये कोशिका के अपने अपने अंग हैं, तो इसलिए कोई हम कोशिकांग भी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, इनको हम कोशिका अंग कहते हैं। गोल्जी इकाई ये भी कोशिका अंग है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी कोशिकांग हो जाएंगे। क्लियर, ऊ तक मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि राइबोसोम में दोस्तों आरएनए व प्रोटीन की बनी संरचनाएं होती हैं और इनको पैलेट कण कहा जाता है। कौन सा कण कहा जाता है भाई, पैलेट कण कहा जाता है। अब भाई पैलेट कण किसे कहा जाता है, तो भाई वो कहा जाता है राइबोसोम को। किसे कहा जाता है, तो आपको सर ये कहा जाता है राइबोसोम को। आगे दिया गया है कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं जिसके कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। भाई प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, आप कहोगे सर राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। इसको इम्पोर्टेंट भाई लगा लेना मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ गोल्जी इकाई की। जो गोल्जी इकाई है दोस्त, ये आपका प्रमुख कार्य प्रोटीन और लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आदि का संग्रहण करके पैकेजिंग तथा संभरण करना होता है। गोल्जी इकाई की जो खोज है ये आपके 1898 में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, और इन्होंने अपने ही नाम गोल्जी से इसका नाम गोल्जी इकाई रख दिया। भाई क्या रखा मेरे शेर, तो आप कहोगे सर गोल्जी इकाई इसका नाम रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। तो याद रखिएगा उसमें होते हैं आपके 2 पथ। कौन कौन से होते हैं आइए बताते हैं। तो एक तो होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। आप लोगों ने जाइलम ऊतक फ्लोएम ऊतक के बारे में पढ़ा होगा। एक तो हो गया जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का जो काम होता है किसे कहते हैं, तो ये जल संवहन, जाइलम जा और ला तो क्या होगा, जल संवहन ऊतक कहते हैं। और फ्लोएम को कहते हैं वृक्ष की छाल के आंतरिक परत है जिसके द्वारा पत्तियों से भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाया जाता है, फ्लोएम। तो भाई फ्लोएम, तो भाई देखो फ्लोएम में क्या होगा भाई, ये पत्तियों तक भोजन को
अन्य भाग द्वारा पत्तियों से पहुंचाता है या पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम और फ्लोएम ये दोस्तों कैसे ऊतक है, तो आपको सर इन्हें हम संवहन ऊतक या संवहनीय ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण एक लक्षण है, तो वो होता है जो जीवाणु से फैलता है, तो वो है आपका बुखार। भाई हृदय रोग नहीं होगा, ना ही फ्रैक्चर होगा, ना ही दिल का दौरा, ये जीवाणु नहीं होते भाई। जीवाणु होता है आपका बुखार यानी कि फीवर। अब भाई यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है भाई। अब यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है जो एग्ज़ाम में पूछने वाली चीज़ें हैं, या एग्ज़ाम में मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं इनको भाई आपको रट के जाना है, रट के जाना है मेरे शेर। बिल्कुल अपने माइंड में छाप लो, ये समझ लो कि एग्ज़ाम से पहले आपको ये मैंने पॉइंट बता दिए, इनको याद कर लेना। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से भाई आपके सामने दिए गए हैं। जीवाणु से होने वाले रोग आपके प्लेग, निमोनिया, हैजा, टिटनेस, काली खांसी, टाइफाइड, कोड़, क्षय रोग आदि, ये आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि पंडित जी का टिक जो है टीका कैसा है, नया है, तो भाई पास है प्लेग और आपका पंडित जी, और टी से हो जाएगा टिटनेस। ने भाई कुछ कोई भी आप ट्रिक बना लो भाई। देखो पंडित जी ने ऐसे ही करके, मतलब कोई ट्रिक है मुझे याद नहीं है, मतलब पंडित जी का टिक न्यू नया है ऐसा ही करके, मतलब एक कोई ट्रिक थी, वो मैंने ट्रिक आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा रखी है। तो यदि आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर मैंने आपको ये ट्रिक भेजी है, ठीक है, उस पर देख लेना एक बार आप। ऐसे ही आपको विषाणु जनित, जो कि विषाणु से होने वाले रोग हैं, जैसे खसरा है, पोलियो है, एड्स है, चेचक है, रेबीज़ है, डेंगू है, इबोला है, इबोला वायरस भी होता है एक आपका, चिकनगुनिया है, ये सभी क्या है, ये सभी विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। ठीक है भाई। आपके जीवाणु से क्या हो जाएंगे भाई, जीवाणु से प्लेग, निमोनिया, हैजा, टिटनेस, काली खांसी, टाइफाइड, कोड़, ये सभी आपके जीवाणु जनित रोग हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ होते हैं आपका कालाजार, पायरिया। पायरिया कहाँ होता है भाई, पायरिया से प्रभावित अंग की यदि मैं बात करता हूँ तो पायरिया से प्रभावित अंग हमारा दांत होता है। क्या होता है भाई, दांत होता है। मलेरिया है और हमारा पेचिस है। ये सभी आपके प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में शारीरिक छवि प्रकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। तो भाई अल्जाइमर रोग किससे संबंधित होता है, यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। भाई अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, हैं। और ये डिप्रेशन है, तो ये डिप्रेशन भी दोस्तों माइंड से ही हो जाएगा, माइंड से रिलेटेड है भाई। डिप्रेशन चला जाएगा तो आपका माइंड काम नहीं करेगा भाई। लेकिन जो शारीरिक छवि होती है भाई, इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या कहेंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है भाई, चलिएगा, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन संबंधी रोग भी है जिसको अधिक खाने पर नियंत्रण किया जाता है ताकि वजन और मोटापा ना बढ़े। अल्जाइमर रोग, देखो मैंने अभी आपको मस्तिष्क के लिए बताया था कि अल्जाइमर जो रोग होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जो स्मृति की यानी कि याद करने की जो क्षमता है उसको नष्ट कर देता है। सीजोफ्रेनिया ये भी आपका मस्तिष्क से संबंधित है भाई। सीजोफ्रेनिया भी आपका मस्तिष्क से ही संबंधित है। तो कोई क्वेश्चन आपके यहाँ से, ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे एग्जाम के लिए भाई। इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना और इस दूसरे पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट लगाना। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे भाई। और क्वेश्चन दोनों का पूछने का तरीका भी यही रहेगा कि अल्जाइमर रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो मस्तिष्क है, या स्किज़ोफ्रेनिया रोग से प्रभावित अंग क्या है, तो अभी आप मस्तिष्क ही बताएंगे। नेक्स्ट, पादप कोशिका में रिक्त स्थान प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, यानी कि पादप कोशिका में इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोला जाता है मेरी शेर, आप कहोगे सर इनको ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप के अंगक होते हैं। नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता क्या भाई, देखो ल्यूकोप्लास्ट होता क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकोप्लास्ट है क्या। देखो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये पौधे के अधिकांश और गैर प्रकाश, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के भाग जड़ों में पाए जाते हैं उनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट इनको हम वर्णी लवक कहते हैं। जैसे कि जो पौधों में हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होता है वो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट भी आप सभी जानते हो कि जो पत्ती होती है उसका जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, तो आप कहोगे सर ये क्लोरोफिल के कारण होता है। और जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो वो कैरोटीन के कारण हो जाती हैं और वो पत्तियां गिर जाती हैं।
और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये आपका क्लोरोप्लास्ट, ये आपका हरित लवक इसी को हिंदी में कहा जाता है और साइंस भाषा में इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और यह प्रकाश संश्लेषण का क्रिया का केंद्र माना जाता है हरित लवक को। क्लियर? उम्मीद करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट तीनों में अंतर समझ में आ गया, तीनों की परिभाषाएं आपको समझ में आ गई। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो कि जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द याद किया था? तो भाई रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? भाई कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भाई ईंट नहीं होगा, जेल नहीं होगा, भाई स्टॉल नहीं होगा, क्या कहोगे सर? कोशिका। कोशिका यानी कि भाई बायोलॉजी पढ़ रहे तो भाई कोशिका ही होगा। भाई बाकी के शब्द बिल्कुल अलग होंगे, मेल नहीं खा रहे हैं। कोशिका की खोज वर्णन रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में की थी। भाई किस में की थी? माइक्रोग्राफिया। ये भाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही दोस्तों कोशिका की जो खोज है की थी और ये माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है कोशिका की खोज का। आगे दिया दोस्तों साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस ये किस प्रकार के पौधे हैं? तो इन पौधों को भी जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म होते हैं ये पौधे जो नग्नबीजी, सदाबहार तथा काष्ठीय पेड़ होते हैं। इनको हम साइकस और पाइनस के नाम से जानते हैं। टेरिडोफाइटा जड़, पत्ती तथा तना उपस्थित होता है, जैसे फर्न तथा मार्सिलिया कहा जाता है। एंजियोस्पर्म आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक बीजपत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री। थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं इनको शैवाल कहा गया है, जैसे आपका स्पाइरोगोइरा। स्पाइरोगोइरा क्या है मेरे शेर? तो आपका सर ये एक शैवाल है और थैलोफाइटा जो होता है ये शैवाल के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल क्या है? ग्रसिका। भाई ग्रसिका नहीं होगा। भाई ग्रास नली से तो भोजन जाता है। यकृत नहीं होगा, बृहदात्र नहीं, भाई क्षुद्रांत्र उसको कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षुद्रांत्र कहेंगे। भाई ऑप्शन नंबर ए। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन का प्राप्त भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में विली द्वारा होता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। भाई अगला पॉइंट कह रहा है कि छोटी आंत के 3 भाग हैं। भाई देखो कौन कौन से। एक तो है आपका ग्रहणी, दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका अग्र क्षुद्रातंत्र और तीसरा है आपका क्षुद्रांत्र। तीसरा कौन है मेरे से? क्षुद्रांत्र। भोजन की छोटी आंत में आते ही 3 पाचक रस मिल जाते हैं। एक तो यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है, अग्नाशय रस मिल जाता है और आंत्र रस मिल जाता है। ये आपको 3 पाचक रस इसमें मौजूद मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रिक्त स्थान कितनी झिल्ली की बनी होती है? तो भाई माइक्रोकॉन्ड्रिया में आपकी 2 झिल्ली होती है। इस प्रकार से होता है। पहली झिल्ली आपकी इस प्रकार से होती है, ऐसी 2 झिल्ली होती हैं आपकी। इस प्रकार से होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से ऐसा ही करके मतलब कुछ कुछ होता है, तो इसमें आपकी डबल रेखाएं जाती हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से तो ये आपकी डबल झिल्ली होती है। इस प्रकार से इसे बीच में कुछ बना होता है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी 2 झिल्ली, इसी को कहा जाता है, जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है और इसी कोशिका को हम पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के यूकैरियोटिक कोशिका को कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में थोड़ा सा डीपली पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में ना देकर आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दे देगा। यदि आपको सिंपल पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ही देगा। ठीक है भाई, चलिएगा आगे देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? प्राथमिक मांसाहारी के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? घास, टिड्डा, मेढक, सांप या बाज? तो भाई वो कौन सा भी आप कहोगे सर मेढक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे भाई? आइए समझिएगा। प्रथम स्तर के जो होते हैं वे मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं और दूसरे स्तर के मांसाहारी जो होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे यहाँ पे अब घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, तो ये प्राथमिक हो गया। अब टिड्डा को कौन खाएगा? तो ये मेढक खाएगा, तो ये कैसा हो गया? ये दूसरा हो गया। तो यही तो पूछा था हमसे। पूछा क्या था भाई? हमसे पूछा था प्राथमिक मांसाहारी कौन है। तो ये देखो प्राथमिक मांसाहारी में भी देखो जो होता है कि पहला जो आपका दूसरे पर मांसा होते तो मांसाहारी है। हमसे पूछा है मांसाहारी, तो मांसाहारी कौन है? मांसाहारी तो सभी हैं, लेकिन घास कौन खा रहा है? अभी टिड्डा। लेकिन घास तो मांस है नहीं, तो टिड्डा होगा नहीं। घास कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है, तो ये होगा नहीं। टिड्डा क्या खा रहा है? मेढक खा रहा है, तो ये प्राथमिक में आ गया। तो कौन होगा? मेढक, क्योंकि मेढक किसको खा रहा है? टिड्डा को। तो ऑप्शन नंबर क्या कहोगे सर? डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है? जहाँ पर कोशिका में हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आपके समाप्त हो जाते हैं, तो वो होता है आपका लाइसोसोम। क्या होता है मेरे दोस्त? क्या आप कहोगे सर? लाइसोसोम।
लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं जो अपनी ही कोशिका का पाचन कर नष्ट करने के लिए लाइसोसोम को ही हम आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसको भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आप कहोगे सर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रसधानी क्या होता है भाई? रसधानी जो होती है कोशिका द्रव्य में जल, भाई देखो रसधानी यानी कि रस को धारण किए तो द्रव्य में जल और रस उत्सर्जित होगा तो पदार्थों को रोके रहने वाली एक संरचना होती है जिसको रसधानी कहा जाता है। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? भाई देखो पत्ती जो होती है उनकी कोशिका में लवक जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई आप कहोगे सर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लवक जो होते हैं इनको हम प्लास्टिड भी कहते हैं और सिम्पर के अनुसार इसको 3 प्रकार के बांटे गए हैं। एक तो आपका हरित लवक है, दूसरा आपका वर्णी लवक है और दोस्तों आपका तीसरा जो है वो है आपका अवर्णी लवक। तीसरा कौन है? अवर्णी लवक। अगला पॉइंट है कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ है जो जैव उत्प्रेरक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण इस प्रकार के एक समूह बनाते हैं। इस प्रकार से कौन सा है जो संबंधित समूह नहीं है? तो यदि ये क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो ये भाई क्वेश्चन जो है ना ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग में, लेकिन ये भाई आपको जीके में दिया है। जीके में दिया है, ठीक है भाई। हमसे पूछा 3 स्तनपायी उदाहरण है और कौन सा नहीं है वो पूछा, कौन सा नहीं है। देखो प्लेटिपस होता है, कंगारू है, फ्लाइंग फॉक्स है, लेकिन पेंगुइन नहीं होता है भाई। पेंगुइन जो होता है ये आपका नहीं होता है, ये आपका स्तनधारी में नहीं आते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पेंगुइन जो होता है ये उड़ नहीं पाता भाई। आप पेंगुइन जो रहता है ये आपके जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ पर पेंगुइन पाए जाते हैं, लेकिन जो पेंगुइन होते हैं भाई ये आपके पक्षी तो होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इसको उड़ान रहित और ये जली पक्षी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जो अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ही ज़्यादा संख्या में आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। कंगारू कहाँ पाए जाते हैं भाई? सभी को पता है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। तो भाई कंगारू किसे कहते हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्लेटिपस अंडे देने वाली ये आपकी स्तनधारी है भाई। प्लेटिपस जो होती है भाई, प्लेटिपस जो पक्षी होता है ये आपका अंडे देने वाला स्तनधारी पक्षी है। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को किससे अलग किया जाता है? तो आपको सर कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो केंद्रक झिल्ली होती है उसके केंद्रक को कोशिका द्रव्य के द्वारा अलग किया जाता है। कोशिका द्रव्य जेली जैसा पदार्थ होता है, जैसे आप लोगों ने जेली खाई होगी तो वैसा ही कोशिका द्रव्य का पदार्थ होता है। केंद्रक के जो अध्ययन करते हैं उनको कैरियोलॉजी कहा जाता है और कोशिका के अध्ययन करने वाले को हम साइटोलॉजी कहा जाता है। जब भी कोशिका का अध्ययन किया जाता है तो साइटो, क्योंकि साइटो जो होती है आपका कोशिका से ही संबंधित है, कोशिका विज्ञान से। तो साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करेंगे, कैरियोलॉजी में हम केंद्रक का, और कोशिका द्रव्य जो होता है ये आपका एक जेली की युक्त पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहेंगे भाई? जब एक से अधिक होगी तो भाई यानी कि आपकी एक कोशिका तो होगी नहीं, गलत हो गया भाई। एक कोशिका तो होने की कोई संभावना नहीं है, गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर गलत, उपकोशिका नहीं होगा, परिकोशिका नहीं, बहु हो जाएगा भाई। एक से अधिक, जब भी एक से अधिक आएंगे तो बहु, बहु यानी कि बहुत सी आ जाएंगे तो आपको बहुकोश की ही लगाना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोश की जीव शैवाल, प्रोटोजोआ आदि जिसमें एक कोश की होते हैं। बहुकोश की में आपका ईस्ट है, मशरूम है, मनुष्य है, हाथी है, आम का वृक्ष है। तो ये क्या होते हैं? ये आपके बहुकोश की जीव के अंतर्गत आते हैं। आयरन की कमी से, आयरन यानी कि भाई लोहे, लोहा, आयरन। अब ये ऐसा मत कर देना कि सर मेरे शरीर में आयरन की कमी होगी तो भाई आप 1 किलो 2 किलो सरिया खा डालो, भाई ऐसा नहीं करना है भाई। आयरन वो चीज़ अलग होती है भाई। सबसे ज़्यादा आयरन होती है पालक की सब्जी में, जो पालक होती है सबसे ज़्यादा आयरन उसी में पाया जाता है। तो आयरन की जो कमी से रोग होता है वो हमें कौन सा रोग होता है? तो आप कहो सर आपने तो हमें बताया था येलो बुक में। तो क्या बताया था आपको सर? एनीमिया बताया था मैंने। क्या बताया था भाई? आप कहोगे सर मैंने तो एनीमिया रोग बताया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एनीमिया रोग हो जाता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रोग हैं जिसकी कमी के कारण होते हैं भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरा भाई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थायराइड आयोडीन की कमी से। क्वाशरकोर इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये भाई आपका प्रोटीन की कमी से हो जाता है। हाइपोकैल्शियमिया, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे शेर, ये विटामिन डी की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हाइपोकैल्शियमिया रोग हो जाता है।
उम्मीद करते हैं भाई दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। भाई देखो आज मैं आपको थोड़ा सा स्लोली पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक चीज़ों को सुनना है बस। कह रहा है कि कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है। नहीं है पूछा है ना, तो भाई अब देखो ऑप्शंस पर निर्धारित करेंगे। दूध मांस उत्पादन, दालें और फलियां। देखो दूध मांस उत्पादन हो सकता है, दाल फली हो सकती है, वसा असर कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स नहीं होंगे भाई, ये नहीं होंगे। तो ये तो पूछा है कौन से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट्स के यदि मैं स्रोतों की बात करता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके अनाज, दूध, फल और सब्जियों में पाया जाता है। प्रोटीन की यदि मैं बात करता हूँ तो ये आपके मांस, मछली, सोयाबीन, दूध और अंडे जैसे पदार्थों में पाया जाता है प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अधिक प्रतिशत जो मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि सोयाबीन के मामले में सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही पाया जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना की बात करते हैं तो 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से इसकी जो है स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च एंड फंड एसोसिएशन के नाम से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती है भाई? आपको इधर 8 भुजाएं होती हैं। 8 भुजाएं होती है, तो ये मोलस्का संघ का जंतु है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है कि बताइएगा कि ऑक्टोपस आपके किस संघ का जंतु है, तो आप कहोगे सिर्फ मोलस्का संघ का जंतु है। मोलस्का जो होता है ये आर्थ्रोपोडा के बाद का एक जगत आता है, मोलस्का संघ आर्थ्रोपोडा जंतु। तो ये आपके सबसे बड़ा संघ होता है मोलस्का संघ, जो उसमें घोंघा, ऑक्टोपस, सीपिया और भी दोस्तों इनके बहुत सारे उदाहरण जो कि मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक वैसे ही मोलस्का संघ के जंतुओं को श्वसन क्लोमो, गलफड़े और फुफ्फुस द्वारा इसका जो श्वसन क्रिया जो होती है। आगे भाई दिया गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो वो होता है ऊर्ध्वता। क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर ऊर्ध्वता होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर रूप से विभिन्न प्रजातियों को उनकी पारिस्थितिक विशेषताओं के आधार पर परतों या भागों में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स, जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल। जब भी क्लोरोफिल की बात होती है हमेशा हरा रंग ही आपको चूज करना है, कोई भी आपको अन्य रंग चूज नहीं करना है जब भी बात क्लोरोफिल की होती है। ठीक है भाई, क्लोरोफिल क्या होता है भाई? पत्तियां होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। तो भाई उनसे ही आपके क्लोरोप्लास्ट बनाए जाते हैं। तो वही तो पूछा कि रंग कैसा होता है? हरे रंग का। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं इसको। और ये पर्णहरित, पर्णहरित का मतलब क्या होता है? पत्ती, हरी पत्तियां, इनकी उपस्थिति के कारण ही दोस्तों हरा रंग होता है। हरित लवकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है क्लोरोफिल के द्वारा ही कराई जाती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैलियां या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था लाइसोसोम को कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन आया, वही क्वेश्चन आपके 2023 की शिफ्ट में आया था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर, अगला पॉइंट दिया गया, पॉइंट फिर से दिया गया है कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय में होता है और अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं? अपूरित कैलोरी से, जिसमें हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती। तभी तो लोग कहते हैं कि फास्ट फूड बहुत ही कम खाओ, यानी कि नहीं खाना चाहिए। तो वही है कि फास्ट फूड जो होते हैं जब वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड में फाइबर और पोषक तत्वों की कमी होती है और सबसे अधिक कैलोरी जो होती है ये आपके वसा में होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कैलोरी तो अधिक होती है लेकिन पोषक तत्व दोस्तों कम होते हैं और रिक्त कैलोरी से संबंधित हैं। किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई विटामिन बी कह दो या विटामिन बी1 को। और विटामिन बी की कमी से यदि मैं रोग की बात करूंगा तो भाई बेरी बेरी बताएंगे भाई। कौन सा रोग हो जाएगा भाई? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूंगा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो भाई देखो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस के क्विज जो है आपको डालता रहता हूँ। तो इसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। बी3 का नाम है नियासिन। पहले का नाम क्या है भाई? बी1 के मन नाम क्या है? थायमीन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थायमीन, थायमीन। ये हो गया बी1 का। बी6 को कहते हैं पेंटीथेनिक अम्ल और बी5 को पेंटाथोनिक
B6 को पायरिडॉक्सिन और B12 को साइनोकोबाल्मिन, क्योंकि 12 से जो होता है कोबाल्ट होता है और इसी के लिए इसको 12 से ही हम इसको कोबाल्मिन कहते हैं। तो B1 आपका तो हो गया आपका थायमिन, B2 होता है आपका राइबोफ्लोविन, B3 आपका नियासिन, B6 आपका, B5 आपका पेंटोथोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन और भाई इसके बाद आपका क्या आ रहा है B12 साइनोकोबाल्मिन। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप लोग। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी क्या है। तो भाई विटामिन सी जो होता है ये आपका एक ऐसा कार्बिक एसिड होता है जिसकी कमी से स्कारवी रोग हो जाता है, तो इसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। भाई विटामिन सी एक क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मुक्त मूलकों को नष्ट करके उस हानिकारक पदार्थों में से शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षित करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वे यौगिक हैं जो ऑक्सीकरण और अपक्रिया को मंद करते हैं यानी कि स्लो करते हैं। नेक्स्ट, कोशिका आकार का कौन सा युग्म सही है। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि जिसको आरबीसी कहते हैं ये गोलाकार होती हैं। पेशी कोशिका आपकी तर्क रूपी होती है। तो इसमें से आपका आंसर होगा भाई फर्स्ट और दो दोनों सही है भाई, दोनों ही सही है, क्योंकि लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं जिनको रेड ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है आरबीसी, इनका जीवन काल आपका 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये मर जाती हैं और पुनः जीवित हो जाती हैं, तो 120 दिन बाद। ठीक है भाई, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने वर्ष का है, तो 120 वर्ष। सफ़ेद रक्त कणिकाएं, इसको भी क्या कहते हैं, आपको वाइट ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन के लिए होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने वर्ष का होता है, तो भाई वर्ष का नहीं, क्या कहोगे सर, 2 से 4 दिन का होता है। रक्त प्लेटलेट्स, भाई जो आपकी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं आपके गोल और जीवन काल में 7 से 10 दिन। कितने दिन, 7 से 10 दिन। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह या हम पावर हाउस भी कहें, तो भाई वही होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मेरे से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कोशिका को ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी में भोजन के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है, यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में संचित श्रेणी में आती है। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को, क्योंकि मछली का भी तेल होता है, तो मछली में मौजूद जो राइबोफ्लोविन होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो भाई इसका आंसर होगा विटामिन B2 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, विटामिन B2 के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 के जो आपके स्रोत हैं जिसमें आपके अंडा आ जाता है, पनीर है, मांस है और हरी सब्जियां। वसा में घुलनशील भाई ADE के, देखो वसा में घुलनशील वाले कौन कौन से ADE के, इनकी संख्या 4 है। जल में घुलन वाले BC हैं यानी कि 2 है। बस इतना याद रखो, वसा में घुलनशील ADE के, जल में घुलनशील B और C। जल में BC, वसा में ADE के। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजार्डिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है, तो भाई देखो एजार्डिरेक्टा इंडिका, तो ये भाई नीम को कहते हैं। भाई अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में आप लोगों ने नीम का वृक्ष देखा होगा। जो नीम होता है जिसमें निम्ब यानी कि निम्बोरी होती है, उसी को नीम कहते हैं। तो ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला एजार्डिरेक्टा इंडिका, इसी को कहा जाता है, जो कि एक सदाबहार वृक्ष होता है, सदाबहार वनस्पति होती है नीम। आगे देखो दिया गया आपका गुड़हल, गुड़हल का वानस्पतिक नाम होता है हिबिस्कस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, हिबिस्कस। देवदार का सैंड्रस है, करी के पेड़ का मुरैया कोयानिगी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका पहला वाला है, इसको तो याद कंपलसरी आपको होना ही चाहिए। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो सुअर का गोश्त खा लेते हैं, तो भाई उनसे भाई बीमारियां फैलती हैं। तो भाई कौन सी है भाई, ये आपके भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैली थी आज से पिछले करीब 3-4 साल पहले, तो स्वान फ्लू बहुत ज़्यादा फैल गया था दिल्ली में। तो ये दोस्तों सुअर से फैल रही है, सुअर की बीमारी से। आगे भी देखो दिया कि स्वाइन फ्लू के विषाणु का जो नाम होता है, ये आपका एक वायरस होता है इन्फ्लुएंजा, इसको H1N1 नाम दिया गया है। ये एक संक्रामक रोग कहा गया है, H1N1। प्लेग जो होता है ये चूहों द्वारा फैलने वाली एक संक्रामक रोग है, बीमारी है। और प्लेग का कारण जो होता है यार्सिनिया और पेस्टिड्स जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट, मछली के समूह को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड, सेना, बस या सॉल। जहाँ पर मछली का झुंड बना रहता है उसको क्या कहा जाता है, यही तो पूछा है भाई क्वेश्चन नंबर 36। इसका जवाब होगा सॉल। उसको क्या कहा जाता है मेरी शेर, तो आपको सर उसको सॉल कहा जाता है। मछली के समूह को झुंडों में रहने के कारण सॉल या स्कूल कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये शायद यूपीपी में पूछा गया था। अब ये इतना ध्यान नहीं आ रहा कि यूपीपी में किस शिफ्ट में आया था, अब ये प्रीवियस ईयर में आया है
या इस लेटेस्ट वाले में? तो ये भाई क्वेश्चन अच्छा है कि मछली के समूह के झुंडों में रहने वाले को क्या कहते हैं भाई? उसको स्कूल कहा जाता है। चाहो तो भाई ये मैंने कहीं मतलब ये क्वेश्चन को पढ़ा है, या तो मैंने मॉक टेस्ट लगाया हो उसमें दिया गया हो, या कहीं पर। बहरहाल ये क्वेश्चन आपका पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन होगा। व्हेल मछली जो होती है बच्चों को जन्म देने वाली सबसे बड़ी मछली होती है भाई। देखो सबसे बड़ी मछली कौन सी? तो व्हेल मछली ही होती है। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट। अंडे की जर्दी भाई, अंडे के अंडा भाई इस प्रकार से होता है। तो अंडे में भाई एक जर्दी होती है पीली पीली सी, तो भाई उसका पीला भाग जो होता है वो कौन सा विटामिन होता है? वो इसमें विटामिन 90% से अधिक होता है, लेकिन 90% विटामिन के साथ साथ वो कौन सा विटामिन होता है ये पूछा, तो वो होता है आपका विटामिन B12। क्या होता है भाई? B12 होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है भाई? साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन शरीर की तंत्रिका और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब यहीं पर दोस्तों देखो, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो आप फ्लोक्विनोन बताएंगे। जैसे विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन होता है, और वैसे ही विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन होता है। और फ्लोक्विनोन जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक करता है विटामिन के। विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए जो होता है ये हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों अच्छा रहता है। और यदि विटामिन ए की कमी होती है तो हमारे आंखों में रतौंधी नामक एक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही आपका विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा भाई इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है? मतलब जिसको छूने से ही वो बीमारी फैल जाती है। तो दोस्तों वो है आपका क्षय रोग। क्षय रोग वो जिस व्यक्ति को होता है उसको छूने से ही, मात्र से ही दोस्तों उसको जो है रोग हो जाता है। और ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग भी कहते हैं। जैसे आपका क्षय रोग है, काली खांसी हुई, फ्लू है, खसरा है। ये दोस्तों एक साथ बैठने से या उठन बैठन में दोस्तों भी ये रोग हमारे लग सकते हैं। इसी कारण इसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। आगे दिया दोस्तों क्षय या तपेदिक रोग, जिसको हम टीबी कहते हैं। और क्षय रोग या तपेदिक रोग ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जीवाणु होता है। इसकी वजह से ये क्षय रोग और दोस्तों ये आपका तपेदिक रोग होता है। देखिएगा दोस्तों, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु होता है ये दोस्तों क्षय रोग का क्या होता है? वाहक कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैसे कि मलेरिया रोग का वाहक क्या होता है? मादा मच्छर होता है, मादा एडीज मच्छर होता है। ठीक वैसे ही आपका क्षय रोग का जो वाहक होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक जीवाणु होता है। हमारी आंतों में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? मतलब कि जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमारा पचाने में सहायता करता है। वो कौन सा एक बैक्टीरिया है जो कि हमारी आंत में पाया जाता है? तो यहाँ पे भाई ऑप्शन आपके दिए गए स्टोफ्लोकस ऑरियस, कैपेंड, लोबैक्टर जेंजिनी। तो वो आपका लैक्टोबैसिलस है दोस्तों, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। लैक्टोबैसिलस दोस्तों एक नामक जीवाणु है जो कि हमारी आंत में पाया जाता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। और मानव आंत में पाए जाने वाले इस बैक्टीरिया का जो द्वारा जो विटामिन के का भी संश्लेषण होता है। मानव आंत में पाए जाने वाले अन्य और भी बैक्टीरिया हैं, जैसे आपका इसीरिकिया कोलाई, बैक्टीरियोइड्स तथा एंटोरोकोकस आदि दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसके कारण खसरा की बीमारी होती है। भाई देखो, जो खसरा होता है ये दोस्तों हमारा एक वायरस होता है। भाई क्या होता है? वायरस होता है, जिसकी वजह से ये हमें रोग हो जाते हैं। और वायरस यानी कि वायरस जो होते हैं इन्हीं को हम विषाणु जनित रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आपको भी सर विषाणु। विषाणु किसको बोलते हैं? वायरस को ही कहा जाता है। जैसे कि रेबीज, रेबीज जो होता है ये आपके कुत्ता बंदर के काटने से ये रोग होता है। चेचक ये भी हमारा वायरस होता है। खसरा है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, इबोला है, एड्स, चिकनगुनिया और डेंगू, ये सभी दोस्तों आपके एक वायरस यानी कि विषाणु जनित रोग होते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला दोस्तों पॉइंट दिया है कवक जनित रोग। भाई देखो, जो कवक से रोग जो हो जाते हैं, जैसे कि आपका एथलीट फुट की एक बीमारी होती है जो कवक से होती है। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। दाद, खाज, खुजली ये सभी आपके गंजापन, ये सभी कवक जनित रोग होते हैं। इससे हमें कवकों से होता है। जो आपका प्रोटोजोआ जनित रोग होता है ये आपका पायरिया होता है जो कि दांतों से प्रभावित होता है। कालाजार, मलेरिया और पेचिस जैसे रोग जो होते हैं ये प्रोटोजोआ जनित रोग कहे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन धानी प्राणी का उदाहरण है?
भाई देखो धानी प्राणी का जो उदाहरण है वो है आपका कंगारू। कौन है भाई? देखो कंगारू है। कंगारू जो मेटाथेरिया वर्ग में आता है और ये अर्थात इसको हम मार्सीपियल मैमल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्सुपियल मैमल्स भी इसी को कहा जाता है। आगे दिया है जेब्रा और सियार दोनों आपके यूथेरिया वर्ग में आते हैं, इसीलिए इनको हम प्लेसेंटल मैमल्स में कहते हैं या प्लेसेंटल मैमल्स में आते हैं। कछुआ जो होता है ये आपका सरीसृप वर्ग का प्राणी है जो कि भी रेंग कर चलता है। तो कछुआ भी दोस्तों हालांकि छोटे छोटे से पैर होते हैं, ये भी आपका सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो भाई याद रखिएगा वो थे अल्बर्ट साविन। अल्बर्ट साविन थे। अभी मैं आपको और भी दोस्तों कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लुई पास्चर है। लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के टीका की खोज की थी। जोनास साल्क ने दोस्तों पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। भाई देखो पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? जोनास सॉल्क। अब देखो भाई ये ओरल पोलियो वैक्सीन है। ये देखो पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन दोनों में डिफरेंट है भाई। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है ये आपका अल्बर्ट सॉवेन है, और पोलियो वैक्सीन का पूछेगा तो जोहान साल्क, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। पहली बार पोलियो को टीके का जो आविष्कार किया वो जोनास साल्क ने किया है। ठीक है। जबड़ा किसका भाग है? भाई देखो जबड़ा, जो जबड़ा होता है ये हमारे मुख में ही होता है। तो मुख यानी कि मुख हमारा किसका भाग है? तो भाई पूरी खोपड़ी का भाग है। तो ये मुख के अंतर्गत ही खोपड़ी आ गई, तो भाई खोपड़ी कहेंगे भाई। ठीक है भाई, क्या कहेंगे? खोपड़ी। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? भाई आप सभी लोगों ने बचपन से पढ़कर आए भाई 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है जो कि जांग में पाई जाती है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है जो कि हमारे कान में पाई जाती है। अस्थि से अब यहाँ से ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मत सोचना कि सर ये तो हमें आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हो तो इसको नोट कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अस्थि से अस्थि, या बोल सकते हैं कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं? उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। और जब हम हड्डी को मांसपेशी से जोड़ते हैं तो उसको टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? टेंडन कहा जाता है। तो हड्डी टू हड्डी लिगामेंट्स एंड हड्डी से मांसपेशी टेंडन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। अगला है कि कौन सी मांसपेशी जो है वो कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? जो कनपटी की हड्डी होती है, आपको भाई दोनों साइड की किसी भी कनपटी को ले लेंगे तो उसके जो जबड़े की हड्डी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? भाई देखो उसको मैसेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैसेटर। और मैं बात करता हूँ डेल्टॉइड की, तो ये दोस्तों डेल्टॉइड जो होती है आपके ऐसी होती है, ट्रायंगल की आकार की, त्रिकोणीय आकार की एक दोस्तों कंधे की हड्डी होती है भाई, ये कंधे में पाई जाती है। ठीक है भाई। आगे दिया है दोस्तों आपका स्टेपीडियस। स्टेपीडियस जो होता है ये मानव शरीर की सबसे छोटी कंकाल मांसपेशी को कहा जाता है, इसी को हम स्टेपीज भी कहते हैं, और ये आपके दोस्तों कान में पाई जाती है। सार्टोरियस होता है ये मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। ठीक है। स्टेपीडियस जो होता है ये मानव शरीर की सबसे छोटी कंकाल मांसपेशी होती है, और आपका जो सार्टोरियस होता है ये मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। वैसे ही आपका ग्लूटस मैक्सिमस होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी मांसपेशी ग्लूटस मैक्सिमस को कहा जाता है। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी मांसपेशी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, मानव शरीर के सबसे छोटी कंकाल की मांसपेशी कौन सी है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको सभी को आपको याद रख लेना है। चाहो तो भाई इनका सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट भाई देखो आपके सामने दिया गया कि कौन सी ग्रंथि जो है वो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करती है। भाई देखो उसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि, या इसी को हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे सर? पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ये भी आप याद रखना, एग्जाम में पीयूष ग्रंथि ना देके पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी दे सकता है। तो ये इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह ही ये कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है दोनों किडनियों के ऊपर सिरे पर स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो हमारी जो किडनी होती है भाई, किडनी आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर दोस्तों जो इस प्रकार से आपके बने होते हैं ये किडनी के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है, ये आपकी अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती हैं। आगे देखो भाई अगला पॉइंट दिया गया पीनियल ग्रंथि। देखो पीनियल ग्रंथि जो होती है यह अग्र मस्तिष्क, जो मस्तिष्क का अग्र और ऊपरी भाग होता है ये वहाँ पर स्थित होती है, और इसी को मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करता है।
बात करते हैं थायराइड ग्रंथि, और इसी को हम अवटु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। थायराइड ग्रंथि से दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावन होता है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखो, सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि बताएंगे, छोटी पूछेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स बताएंगे। अगला है दोस्तों टिबिया। टिबिया किसका भाग है? तो भाई देखो, ये पैर में पाई जाती है। टिबिया और फिबुला है, मेटाटार्सल, टार्सल, ये दोस्तों पैर की हड्डियां होती हैं। किसकी हड्डियां होती है? पैर की हड्डियां होती हैं। तो टिबिया दोस्तों हमारे पैर में पाई जाती है। अब भाई देखो, आगे पॉइंट दिया कि आपका टिबिया है, फिबुला है, मेटाटार्सल और टार्सल, ये पैर की हड्डियां हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल्स, ये हाथ की अस्थियां हैं। हमारे हाथ में जो अस्थियां पाई जाती हैं, ह्यूमरस अस्थि है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है और मेटाकार्पल्स, ये सभी हाथों की हड्डियां होती हैं। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो देखो, ये वसा का जो पाचन होता है वो प्रायः छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर ये छोटी आंत में होता है। भोजन का जो पूर्ण पाचन और अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। यकृत से स्रावित रस द्वारा आंत का वसा का पाचन होता है। अग्नाशय रस में स्रावित जो एंजाइम्स होते हैं, इनमें से जैसे आपका एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन किया जाता है। आंत्र रस में आंत्र की ग्रंथियों द्वारा सर्वत्र स्रावित पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसको आंत्र रस कहा जाता है। रक्त का कौन सा घटक है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो इसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लेटलेट्स कहा जाता है। और ये एक रंगहीन और केंद्रक रहित होती है। ये दोस्तों प्लेटलेट्स जो होती है रंगहीन और केंद्रक रहित होती हैं। इनका जो निर्माण होता है ये भाई अस्थि मज्जा में जीवन काल से इनका 8 से 10 दिन तक का होता है। जो प्लेटलेट्स होती है भाई, इनका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है। यदि मैं सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछे कि बताइएगा लसिका में आरबीसी पाई जाती है या नहीं, तो आप कहोगे सर नहीं पाई जाती है, क्योंकि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप कहोगे सर थाइमस ग्रंथि में और अस्थि मज्जा में। ऐसे बोलेंगे सर, क्या कहेंगे? थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट्स का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। आगे बोला है कि निम्न में से कौन सी वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? उभयचर क्या होते हैं भाई? जो आपके दोनों, उभय का अर्थ होता है दोनों, तो भाई वो आते हैं आपके ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये आपके उभयचर जगत कहलाते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइटा तना और पत्तों जैसी संरचना में बटा होता है, जैसे मांस है और मार्केशिया है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। तो ये पौधे नग्नबीजी, सदाबहार तथा बहुवर्षीय होते हैं, जैसे आपका साइकस का वृक्ष हुआ और पाइनस का वृक्ष हुआ। अन्य पौधे वर्ग में जो आते हैं, अन्य पादप वर्ग में आपका थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म और आपका टेरिडोफाइटा, ये आपके अन्य पादप वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें चार कक्षी हृदय पाया जाता है? भाई जिसमें चार कक्ष होते हैं, भाई इस प्रकार से चार कक्ष बने होते हैं, तो भाई वो है आपका मगरमच्छ। मगरमच्छ में आपके चार हृदय पाए जाते हैं, चार कक्षी हृदय पाए जाते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी में जैसे आपका एलिगेटर हुआ, मगरमच्छ हुआ। एलिगेटर जानते हो किसको कहा जाता है? जो आप लोगों ने देखा होगा जिसको विषखोपड़ा बोला जाता है, ठीक वैसे ही आपका दिखाई देता है एलिगेटर, ठीक उसी के टाइप का होता है। मतलब विषखोपड़ा होता नहीं है, लेकिन वो एक अलग होता है, लेकिन वो उसी की ही बनावट का होता है एलिगेटर। मगरमच्छ है, छिपकली है, गिरगिट है, कछुआ है और कोबरा है। ये सभी क्या सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और ये जीव जो होती है असमतापी होते हैं और अंडे देने वाले होते हैं। पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी को आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। मेढक जो होता है ये उभयचर प्राणी में आता है, क्योंकि मेढक, उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी रहे और थल में भी रहे। तो भाई मेढक जो होता है ये आपका थल में भी रह लेता है और जल में भी, तो इसलिए इसको उभयचर वर्ग का प्राणी कहा गया है। डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम हो जाती है? भाई देखो, आप सभी जानते हो जब किसी इंसान को डेंगू ज्वर हो जाता है या बुखार हो जाता है, तो भाई उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। और हम घरों में क्या बोलते हैं? भाई प्लेटें चलेंगे, भाई प्लेटें नहीं होता भाई, उसका सही शब्द हमेशा यूज किया करो, उसको कहा जाता है प्लेटलेट्स कहा जाता है। और जब प्लेटलेट्स जो कमी, वैसे तो स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके शरीर में 2.5 से 3 लाख प्लेटलेट्स तो होती ही हैं, यदि वो स्वस्थ है तो। यदि इससे कम है तो समझ लो आपके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या जो है कम है। तो ये कम होने का जो कारण होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर प्लाज्मा की कमी के कारण ये दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लाज्मा जो होता है ये मानव रक्त का लगभग 55% होता है और ये रंगहीन तरल तथा इसमें 90 से लेकर 92% इसमें जल पाया जाता है
और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन युक्त होते हैं जैसे एल्ब्यूमिन है और आपका फाइब्रोनोजन है। एल्ब्यूमिन और फाइब्रोनोजन। ग्वाइटर या इसको हम गंडमाला कहते हैं। भाई ग्वाइटर एक बीमारी का रोग है जिससे हमारी जो गर्दन होती है वो सूख जाती, गर्दन सूज जाती है। और भाई गर्दन जो जब सूजेगी तो भाई इसी को हम घेंगा रोग भी कहते हैं। तो ये आपका ग्वाइटर रोग इसी को कहा जाता है, जो कि थायराइड ग्रंथि, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो होती है मेरे दोस्त वो आपके गले में पाई जाती है। अब सपोज एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका आंसर गले में पाई जाती है। और ग्वाइटर रोग जो होता है इसी को हम घेंगा रोग कहते हैं। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। अगला है कि हाशिमोटो रोग। ये रोग आयोडीन की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। देखो भाई कोई भी चीज़ है दुनिया में, उसकी अधिकता और उसकी कमी दोनों के भाई हमेशा आप लोगों को उसके नुकसान देखने को मिलेंगे। अब कोई चीज़ भाई ज़्यादा खा लोगे तो भाई नुकसान करेगा, यदि उसको उचित मात्रा में लोगे तो भाई स्वस्थ रहोगे, यदि उसकी मात्रा कम होगी तो भी भाई दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं ना भाई। तो किसी भी चीज़ की अधिकता और उसकी कमी में दोनों में हमेशा नुकसान ही होता है। आगे भाई देखो चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो होता है ये बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्पस्राव से यह रोग हो जाता है। ये क्रेटिनिज्म होता है, ये रोग जो होता है ये बच्चों में पाया जाता है थायरॉक्सिन के अल्पस्राव से। अगला है दोस्तों जठर अम्ल। जठर अम्ल जो होता है ये द्वारा दोस्तों हमारे पेट में स्रावित होता है, जिसको गैस्ट्रिन, भाई देखो गैस्ट्रिन स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिन स्रावी ग्रंथियां। ये आपके जठर अम्ल गैस्ट्रिन स्रावी ग्रंथियां द्वारा पेट में स्रावित होती हैं। आमाशय की आंतरिक दीवारों में दोस्तों जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं। और जठर रस जो होता है भाई देखो अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। जठर रस में उपस्थित एंजाइम्स आपके पेप्सिन, रेनिन और HCl, जिसको क्या जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे शरीर में भी पाया जाता है। तो ये HCl दोस्तों इसमें जठर रस में उपस्थित होते हैं। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या पूछेगा तो आपको 23 जोड़े बताने हैं। यदि केवल जोड़े ना देकर केवल गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो आपको 46 बताने हैं, क्योंकि एक जोड़े में 2 लोग होते हैं तो 23 जोड़े का कितना हो जाएगा, तो आपको सर 46। ये क्या भाई आप कहोगे सर ये तो हो गए 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्र कितने होते हैं तो 46 बताना है। यदि गुणसूत्र ना देकर गुणसूत्र के जोड़े पूछेगा तो आपको कितना बताना है भाई 23 बताना है। ये बात याद रखना है। गुणसूत्र जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ये गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन की प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य में देखो यहाँ पे देखो लिखा है 22 जोड़े गुणसूत्र तथा पुरुष में समान होते हैं, लेकिन 30वां जोड़ा स्त्री में XX और पुरुष में XY होते हैं और इसे ही लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। कुत्ते में देखो कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? भाई देखो कुत्ते में 39 गुणसूत्र होते हैं, बिल्ली में 19 जोड़े होते हैं, मेढक में 13 होते हैं। तो भाई इनको भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव में मनुष्य में पूछा जाएगा तो मनुष्य का अभी मैंने आपको बताया था कि आपको 27 जोड़ी होते हैं भाई। ठीक है भाई, ऐसे आपको इन चीज़ों को नोट कर लेना है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के जो शेष क्वेश्चन बचेंगे वो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। सभी सजीव जीवों को विटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत कितने समूहों में बांटा गया? तो आपको सर इसको 5 समूहों में बांटा गया है। जो विटेकर जीव जगत हैं इनको भाई देखो 1969 में 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे भाई? जिसमें आपका एक तो आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इन 5 वर्गों में इस जीव जगत को विटेकर ने बांटा था। कैरोलस लीनियस के अनुसार लीनियस ने जीव जगत को 2 वर्ग जंतु जगत में और इसके पादप जगत में बांटा। जंतु जगत में हम जीव जंतुओं का, पादप जगतों में पेड़ पौधों का अध्ययन करते थे। कैरोलस लीनियस की वर्गीकी को पिता कहा जाता है। देखो वर्गीकी का पिता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा कि वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को। लीनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों के नामकरण की एक पद्धति का प्रचलन किया जिसको द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। भाई देखो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता या द्विनाम पद्धति का नामकरण किसने किया? तो भी कैरोलस लीनियस ने ही किया था। कब? 1753 ईस्वी में किया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 55 तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगला जो पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा, तो अगली क्लास हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट होगी और जो कल की क्लास होगी उसमें हम इस बायोलॉजी वाले चैप्टर को कोशिश करेंगे कल ही आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो चलिएगा दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो आज का सेशन भाई आप लोगों को कैसा लगा तो भाई कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बता दीजिएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि कम समझ में आया तो भाई वीडियो को दोगुनी स्पीड में दोबारा से देख लेना, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन थे जो कि आपके 2021, 22, 23 और 19 की परीक्षाओं में पूछे गए थे।
तो भाई इन पॉइंटों को एक बार एक नज़र से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, तो भाई ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।